और अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो थैंक यू सो मच। और मैं आपसे दावा कर सकता हूँ कि आपका इस जितना आपने पढ़ लिया इसमें आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। दीर्घीकृत यानी कि लंबा पतला केंद्रक पाया जाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है अगुणित ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नीट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज सचिन, योर बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर। और आज ये जो लेक्चर है मानव जनन चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं युग्मक जनन और स्त्री जनन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं और समझ लेते हैं युग्मक जनन को। तो युग्मक जनन के अंदर जो हम शुक्र जनन को समझेंगे। शुक्राणु जनन यानी कि शुक्राणु का निर्माण। देखिए, शुक्राणु जनन और शुक्र जनन जो है, शुक्र जनन का अर्थ है यानी कि पूरी प्रक्रिया जहां से जो है शुक्राणु बने रहे। शुक्राणु जनन की शुक्राणु प्रसूव बनने के बाद उसका शुक्राणु बनना। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो है किशोरावस्था से शुरू होती है और वृद्धावस्था तक चलती है। यानी कि जो शुक्राणुओं का निर्माण है वे किशोरावस्था से शुरू हो जाता है लगभग 10 से 14 वर्ष की उम्र में, और ये उम्र भर भी चल सकता है या फिर वृद्धावस्था तक भी चल सकता है। तो किशोरावस्था में क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GMRH नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि एक प्रकार का अधश चेतक हार्मोन है। यानी कि हाइपोथैलेमिक यानी कि जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं अधश चेतक हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है, अग्र पीयूष ग्रंथि जो कि एक प्रकार की मास्टर ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ये इसके ऊपर अटैक करता है, ये अफेक्ट करता है। तो ये क्या करती है, दो प्रकार के हार्मोन जब ये इसके ऊपर काम करता है तो ये दो प्रकार के हार्मोन को रिलीज करने के लिए उद्दीपन करता है ये। तो ये जो है LH पित्तपिंडकर और एक FSH पूटकोदीपक हार्मोन रिलीज करती है। कौन, अग्रपीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, फिर उसने जो है अग्रपीयूष ग्रंथि को मजबूर किया LH और FSH रिलीज करने के लिए। अब ये LH और FSH क्या करते हैं, ये आ जाते हैं वृषण में शुक्राणु जनक नलिका के अंदर। वहां पर होती है दो प्रकार की कोशिकाएं, एक होती लीडिंग सेल्स कोशिकाएं, और भी बहुत होती है, लेकिन जो लीडिंग सेल है उनके ऊपर जो LH काम करता है, और जो सर्टोली कोशिकाएं हैं उनके ऊपर ये वाला हार्मोन काम करता है। करता क्या है ये हार्मोन, वहां पर कुछ इस तरीके के स्त्रावण करवाता है उससे, जो कि शुक्राणु जनन में सहायता करते हैं, जैसे कि ABP, SMF, इन सब का काम क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस का। और वहीं दूसरी तरफ लीडिंग सेल्स जो है, इनसे ये हार्मोन क्या करवाता है, एंड्रोजन यानी कि पुंजन, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन वगैरह आते हैं, इनका स्त्रावण करवाता है, जो कि क्या कराते हैं, शुक्र जनन को प्रेरण करते हैं। यानी कि जो शुक्राणु का निर्माण है वो शुरू होना चाहिए। अब हुआ क्या, किशोरावस्था आई, हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज किया, फिर यहाँ से दो हार्मोन रिलीज हुए पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से एंड्रोजन जैसे ही रिलीज हुआ, अब जो नर जन्म जो कोशिकाएं थी उनके अंदर विभाजन होगा, उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और वो बनाएगी शुक्राणु प्रसु। उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, शुक्राणु प्रसु बन गए। अब इन शुक्राणु प्रसु को शुक्राणु में बदलना, जिसको हम कहते हैं शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसने क्या किया, शुक्राणु बना दी। अब ये क्या करती है, सॉरी, इसने जो है शुक्राणु प्रसु बनाए, अब ये जो है उनको शुक्राणु में बदलने का काम कर देता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। तो इसको जो है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अब बात करते हैं शुक्र जनन की। तो देखिए, शुक्र जनन में सबसे पहले हमने इतना देख लिया कि जो शुक्र जनक नलिका है वहां पर हार्मोन्स स्त्रावण करते हैं एंड्रोजन का, और जो है शुक्र जनन शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, देखिए ये मान लेते हैं नलिका है वो, और इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से काट के अगर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये जो है डायग्राम इस तरीके से है, ये यहाँ पर इतना अगर काट के, अगर पूरा बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो इतना सा डायग्राम मैंने बनाया है। तो ये आप देखिए, ये इसके बीच की अवकाशिका, ये रही अवकाशिका, और ये बाहर की इस तरीके से नलिका है। तो अब आप इसमें देखिए, इसके अंदर है नर जन्म कोशिकाएं,
इसके अंदर नर जन्म कोशिकाएं थी, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो ये नर जन्म कोशिकाएं क्या है? शरीर के अंदर कोई सी भी कोशिकाएं, सभी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और सभी की कैसी होती है? द्विगुणित होती है। तो ये नर जन्म कोशिकाएं जो भी, वो भी उन्हीं के जैसे ही द्विगुणित कोशिकाएं हैं। देखिए कोशिका में जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि गुणसूत्र। उनमें से इनको अलग अलग करके देखें तो एक जो जनन गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, और बाकी 44 जो है अलग होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं द्विगुणित, यानी कि ये सब जोड़े में पाए जा रहे हैं। ये दोनों गुणसूत्र एक साथ पाए जा रहे हैं और यहाँ भी 22 और 22 एक साथ पाए जा रहे हैं जोड़े में, कुछ इस तरीके से। जैसे ये एक्स वाई है, फिर कोई 2 और है, इस प्रकार के 23 जोड़े पाए जा रहे हैं पूरे। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि ये जो कोशिका है इसका अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, तो ये जो है 2 कोशिकाओं में बढ़ती है और इसका जोड़ा जो है टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। यानी कि जो नई कोशिकाएं हैं वो आपस में गुणसूत्रों को बांट लेती है और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एन। यानी कि अब जो 46 थे, जब 2-2 के जोड़े थे, अब सिंगल सिंगल हो गए तो ये 23 की संख्या में हो गए। अब जो है 22 गुणसूत्र एक्स्ट्रा है और एक्स और वाई भी अब जोड़े में नहीं रहे, या तो एक्स होगा या वाई होगा, इन दोनों में से एक होगा, या एक्स रहेगा या वाई रहेगा। अब देखिए अगर एक्स है इसके अंदर, देन शुक्राणु में भी एक्स ही जाएगा, तो ये एक्स जो है, और अगर वाई है तो वाई जाएगा। वाई जो होता है मेल के लिए, यानी कि अगर वाई क्रोमोसोम अगर आया है, देखिए जब इसमें एक्स है और वाई भी है, अब इससे 2 जो है कोशिकाओं को विभाजन हुआ। अब इसमें एक में आ गया एक्स, एक में आ गया वाई। अगर ये वाला इससे बना हुआ कोई भी शुक्राणु अगर फर्टिलाइज करता है, देन जिसका भी जन्म होगा वो मेल होगा, और अगर इससे करता है तो वो फीमेल होगा। तो अब जो है इसमें गुणसूत्रों की संख्या जब आधी हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं एन, और इसको 2n, यानी कि द्विगुणित और अगुणित। और ये जो है अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है। पहले चरण में 2 कोशिकाएं बनती है अगुणित, फिर उन्हीं की अगुणित कोशिकाएं फिर से बनती है 4। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो नर जर्म सेल है इसको प्रेरित किया जाता है विभाजन करने के लिए। तो ये क्या करती है? वृद्धि करती है। पहले देखिए नर जनन, ये जो सेल है ये तो लिमिटेड है। अगर ये शुक्राणु तो करोड़ों की संख्या में बनते हैं, तो अगर ये सीधे सीधे विभाजन करेगी तो ये जो है खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करती है? पहले वृद्धि करती है। पहले ये जो कोशिका है शुक्राणु जन कोशिका, ये वृद्धि करती है, फिर समसूत्री विभाजन करती है। तो समसूत्री विभाजन करने से 2 कोशिकाएं बन गई, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। अब इनमें से कुछ जो है फिर से वृद्धि करती है, फिर से विभाजन करती है, और कुछ कोशिकाएं क्या करती है? जनन में भाग लेती है, शुक्राणु बनाने में भाग लेती है। तो जो भाग लेती है उनको हम बोल देते हैं 1 डिग्री शुक्राणु कोशिका, यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। जिसने भाग लिया द्विगुणित है, ये रही। इसमें मान लेते इस कोशिका ने भाग ले लिया, तो ये होगी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब ये पास में सर्टोली कोशिका बैठी है। अब ये क्या करेगी? आगे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो इसने भाग लिया, अभी अर्धसूत्री विभाजन करेगी। और हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और फाइनली हमें मिलती है 4 कोशिकाएं। तो अर्धसूत्री विभाजन के 2 चरण होते हैं। तो पहला अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्रण मतलब अर्धसूत्री विभाजन, पहले में क्या होगा? 2 कोशिकाएं बनी, दोनों की दोनों अगुणित है। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी शुक्राणु कोशिका, द्वितीय शुक्राणु कोशिका। अब जो है ये वाली जो है द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बना ली इसने यहाँ पर। इसी के अंदर, इसी जो ये नलिका है इसी के अंदर सब कुछ हो रहा है। पहले ये थी, फिर प्राथमिक बनी, फिर द्वितीयक बनी। अब जो है शुक्राणु प्रसव बन जाएंगे आगे। अब क्या होता है? दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जब पूरा होता है तो 4 कोशिकाएं बनती है। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड मतलब अगुणित है, और ये भी अगुणित है। पहले जो नर जर्म सेल थी जिसने भाग लिया वो द्विगुणित थी। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब जो है फिर से जब विभाजन हुआ तो ये जो है शुक्राणु प्रसव बन गए 4। ये जो है शुक्राणु प्रसव बन गए। अब ये शुक्राणु प्रसव क्या करेगा? ये शुक्राणु नहीं है, ठीक है, ये शुक्राणु प्रसव है। शुक्राणु प्रसव, शुक्राणु बनने की पहले की कोशिका। अब ये क्या करेगी? सर्टोली सेल्स के पास जाएगी, वहां से पोषण लेगी, वहां से परिपक्व होगी, और इसका जो है
परिवर्धन होगा शुक्राणु के रूप में। ये सर्टोली सेल के पास जाएगी और यहाँ पर इसके अंदर धंस जाएगी या अंतः स्थापित हो जाएगी। अब अंतः स्थापित होने के बाद इसका होगा रूपांतरण, इसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा। तो जब इसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे शुक्राणु जनन। यानी कि ये वाले जो प्रसु है इनको मॉडिफाई करके इस तरीके से बना देने में जो प्रक्रिया हुई है उसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। और अगर हम ओवरऑल पूरी प्रक्रिया को देखें तो इसको हम बोलते हैं शुक्र जनन। ये नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है इसके पास गया और इसका मॉडिफिकेशन हुआ, अब जो है हमारा शुक्राणु तैयार है। तो अब ये आप देख सकते हो इन चारों का मॉडिफिकेशन हुआ, शुक्राणु जनन हुआ और ये चारों शुक्राणु यहाँ पर बन चुके हैं। अब जब ये बन चुके हैं तो ये क्या करेंगे, इनका मोचन होगा, स्खलन होगा, यानी कि रिलीज होंगे बाहर। तो एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि शुक्राणु जनन नलिका से मोचन। जब शुक्राणु जनन नलिका से शुक्राणुओं का मोचन होता है, यानी कि ये वाली जो नलिका यहाँ पे बने थे, ये पाली है कुछ इस प्रकार से, पाली के अंदर नलिका है, यहाँ से जब मोचन होता है इनका तो उसको हम बोलते हैं वीरसेचन। जबकि एक बार नीट 2024 में एक बार ऐसा ही कुछ ऐसी एक लाइन है जिसको हमने, जो कि सही मानी गई है और 2 बार आ चुका है, शुक्राणु जनक नलिका की अवकाशिका में मोचन। अवकाशिका कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। तो यानी कि इसका यहाँ पर मोचन जो हुआ है उसको क्या माना जा रहा है, वीरसेचन। तो इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये 2 बार नीट के अंदर आ चुका है। शायद इसी से रिलेटेड कुछ लाइन थी, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुछ इसी से रिलेटेड थी। तो ये जो हमने देख लिया कि शुक्राणु बने कैसे। अब हम देखते हैं भाई शुक्राणु जो है ये जो है किस तरीके के दिखते हैं, इनकी संरचना क्या है, इनका आकार क्या है। तो अगर शुक्राणु की संरचना की अगर बात करें तो इसके ऊपर सबसे बाहर जो है ये पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली। ऑब्वियस सी बात है बाहर की। और जो है प्लाज्मा, ये एक सामान्य सेल है जो कि थोड़ी सी लंबी है और कुछ नहीं बस। तो इसके बाहर जो पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली पूरे में। और इसके जो 3 भागों में बंटा हुआ मेनली है, एक तो ये पूंछ और शीर्ष भाग और ये मध्यखंड, ये 3 भागों में बंटा हुआ है। और एक ग्रीवा, 4 भागों में, शीर्ष भाग, ग्रीवा, मध्यखंड और एक पूंछ। तो इसका जो शीर्ष भाग है इसके अंदर एक दीर्घीकृत यानी कि लंबा पतला केंद्रक पाया जाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है अगुणित ही होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि द्विगुणित जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं वो जब अर्धसूत्री विभाजन करती है तो तभी ये जो है अगुणित हो जाते हैं, फिर शुक्राणु प्रसु और उनसे शुक्राणु बनते हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है अगुणित ही होंगे। और इसके ऊपर पाई जाती है एक टोपी नुमा संरचना जिसको हम बोलते हैं अग्रपिंडक। अब इसका क्या काम है, इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो कि अंडाणु निषेचन होते टाइम उसकी वॉल को, उसकी दीवार को तोड़ने के काम आते हैं। और इसको हम अभी आगे बढ़ेंगे भी। और इसकी ग्रीवा के अंदर कुछ तारक केंद्र पाए जाते हैं। इनका जो है कोई खास एनसीईआरटी ने कुछ दे नहीं रखा। और तारक केंद्र जो है ये क्या करते हैं, इसका जो है ये जो अक्षीय तंतु आपको दिख रहा है इसका निर्माण करते हैं, जो कि पूंछ को गति करने में सहायता करता है। इसका काम क्या है, सपोर्ट करना। ये जो है पूंछ को सपोर्ट करता है, गति, मजबूती प्रदान करता है। और पूंछ का काम क्या है, गति करने का। अब जब ये पूंछ गति करेगी तभी तो ये आगे चल पाएगा। पूंछ गति करेगी तभी तो आगे चल पाएगा, तभी तो ये अपने मकसद तक जा पाएगा, अपने गोल तक पहुंच पाएगा। तो अब जो है इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता, तो इसके मध्य खंड में पाए जाते हैं लगभग 25-30 या फिर इससे ज्यादा भी माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो असंख्य सूत्र कणिका यानी कि इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो ये जो सूत्र कणिका है ये क्या करती है, इसको ऊर्जा देती है। ऊर्जा से ये गति कर पाता है इस पूंछ की मदद से, और जो है ये निषेचन के लिए आगे बढ़ पाता है, क्योंकि इसको जो है गति करना पड़ता है। ये मोटाइल सेल है, एक मोटाइल यानी कि गतिशील कोशिका है, क्योंकि इसको जो है आगे अंडाणु तक पहुंचना होता है। प्रत्येक जीव जो है
वो इस फेज से इस कंपटीशन, यहाँ पर इनका जो है गति क्यों आवश्यक है, क्योंकि इनका भी एक प्रकार का कंपटीशन है। देखिए यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो है शुक्राणु है, देन उनमें से कौन जो है जाके फर्टिलाइज करेगा, इस बात का कंपटीशन है। तो यहाँ पर जो है हर कोई कंपटीशन जीत के आता है, और जो जीतता है वही आता है, बाकी सब के सब मर जाते हैं। तो मैथुन के दौरान क्या होता है, 20 to 30 करोड़ शुक्राणुओं का स्खलन होता है। ये एक नॉर्मल या फिर रफ आंकड़ा है, हालांकि ये एनसीईआरटी का आंकड़ा है। और सामान्य उर्वरकता यानी कि बंध्यता यानी कि जो कि फर्टाइल नहीं होते, और अबंध होने के लिए दो आवश्यक शर्तें क्या है, 60% से ज्यादा, कम से कम 60% तो होने ही चाहिए। क्या होने चाहिए, सामान्य आकार या आकृति के होने चाहिए। ये जो शुक्राणु है ये सामान्य आकार या आकृति के, यानी कि विकलांग नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि विकृत हो। और इसमें 40% जो है, कम से कम 40% जो है तीव्र गतिशील होंगे, तभी जाके जो ये फर्टिलाइज कर पाएंगे। और जो है इसको गति और परिपक्वता देने के लिए ग्रंथिल स्त्रावण, यानी कि जो ग्रंथियां जो स्त्रावण कर रही थी शुक्रीय प्लाज्मा, उसकी जो है उसकी सहायता से जो परिपक्व होते हैं और गति में कुछ इनको योगदान मिलता है। तो अभी जो हमने युग्मक जनन में शुक्र जनन को कंप्लीटली देख चुके हैं, एक एक चीज हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्त्री जनन तंत्र की ओर। तो बात करते हैं स्त्री जनन तंत्र की। तो ये भी जो है श्रोणी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डिंब ग्रंथि के बारे में। तो इसमें जो है एक जोड़ी डिंब ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि अंडा से पाए जाते हैं। तो अब ये जो डिंब ग्रंथि है, इसके अंदर जो है बनता है अंडकोशिका, और अंडकोशिका जो है यहाँ पर जो है एक कीप जिसके ऊपर लगी हुई है झल्लरी, ये क्या करती है, इसकी अंडकोशिका को यहाँ पर से ग्रहण करती है, और यहाँ से जो है यहाँ पर जाता है एम्प्यूला में, और एम्प्यूला उसके बाद का जो पतला भाग है इसको हम बोलते हैं स्तमस। तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला और स्तमस के जो संधि है, इसके यहाँ पर इन दोनों की स्तमस ये है और एम्प्यूला जो है ये है, तो इन दोनों की संधि है, वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है। एनसीईआरटी की समरी में दे रखा है कि इन दोनों की संधि पे निषेचन होता है, और एनसीईआरटी के जो चैप्टर है उसमें दे रखा है कि एम्प्यूला में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। और स्तमस या इसको हम बोलते हैं संकीर्ण पथ। अब ये जो तीनों है इसको मिला के हम कहते हैं अंडवाहिनी नलिका। और इसके ऊपर हम देखते हैं गर्भाशय फंडस, और ये जो है ये है गर्भाशय गुहा, यानी कि गर्भाशय, जहां इसको हम जो है बच्चादानी या फिर वुल भी कहते हैं इसको, ठीक है। और अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा, और गर्भाशय ग्रीवा के अंदर एक छोटी कैनाल है जिसको हम बोलते हैं ग्रीवा नाल, और उसके नीचे योनि, और यहाँ पर जो है बाह्य जननेंद्रिय इसके जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इसके अंदर पाई जाती है, और यहाँ से जो है अंड कोशिका निकल के आती है। और ये जो अंडाशय है ये यहाँ पर स्नायु की मदद से गर्भाशय की भित्ति या श्रोणी भित्ति से जुड़ा रहता है, ठीक है। और जो है इसके अंदर जो है 3 प्रकार की वॉल जो है पाई जाती है। मैं लिख लेता हूँ एक बार, टाइम की बचत होगी। तो गर्भाशय अंतः स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर और परिगर्भाशय नामक 3 जो है परतें, 3 भित्तियां जो है यहाँ पर 3 प्रकार के उत्तक, ऐसा मान सकते हैं कि 3 प्रकार के अलग अलग उत्तक जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो हमने इसका पूरा जो है स्ट्रक्चर जो कि हमने देख लिया, और सभी जननांग व स्तन क्रियात्मक व संरचनात्मक रूप से संयोजित होते हैं, यानी कि इसके
जनन अंग है, यानी कि सबसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और बात करें अगर स्तन की, तो वो भी इनसे संबंधित होते हैं। कैसे? जैसे कि अंडोत्सर्ग है, निषेचन है, संगर्भता है, प्रसव है, ये सब होता है इनके कोऑर्डिनेशन से। और फिर शिशु की देखभाल के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए जो है स्तनों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें जो है एक सिस्टमेटिकली चल रही है। तो अब हम बात करेंगे अंडाशय के बारे में। अब अगर अंडाशय की बात करें तो ये जो है प्राथमिक लैंगिक अंग है, यानी कि प्राथमिक जनन अंग है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है गेमीट बनाएगा। और ये जो है उदर के निचले भाग में स्थित होता है। एक जोड़ा पाया जाता है और इसकी लंबाई लगभग 2 से 4 सेमी की होती है। ये जो है स्नायु के द्वारा जो श्रोणी भित्ति है या गर्भाशय है उससे अटैच्ड रहता है इस तरीके से। ठीक है। और इसके अंदर जो है पाया जाता है एक तो परिधीय वलकुट और एक केंद्रीय वलकुट या मेडुला। और ये दोनों जो है इसको हम बोलते हैं, ये इसके अंदर है पीठिका, जिसके अंदर एक तो है केंद्रीय वलकुट मेडुला और एक है परिधीय वलकुट। तो परिधीय वलकुट है, इसके अंदर जो ये पुटिकाएं यानी कि पुटिकाएं पाई जाती है। और ये जो मेडुला है इसके अंदर पाई जाती है कुछ रक्त वाहिनियां वगैरह। और इसके ऊपर होती है एक पतली उपकला। तो इस प्रकार से कुछ जो है अंडाशय यानी कि डिंब ग्रंथि होती है। तो अब हम जो है सहायक नलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं स्त्री सहायक नलिकाओं की। तो स्त्री सहायक नलिकाएं जो है इसमें क्या क्या आता है? डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी और गर्भाशय और योनि। तो अगर बात करें अंडवाहिनी की, तो ये जो 10 से 12 सेमी लंबी होती है, जो कि अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, या फिर ऐसे समझ लो कि अंडाशय से गर्भाशय तक होती है दोनों तरफ से। और इसके अंदर जो है जो अंडाशय के पास यानी कि इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है उसके पास एक कीप आकार की संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं कीपक। और उसके ऊपर लगे होते हैं उंगली समान कुछ संरचनाएं जिनको हम बोलते हैं झलरी। ये जो आप देख पा रहे हो कीप जैसी संरचना है, इसके ऊपर लगी हुई है झलरी, इसको हम बोलते हैं झलरी। इसका काम होता है एनसीईआरटी कह रही कि अंडोत्सर्ग के दौरान जो है अंडाणुओं को संग्रहण करने का काम होता है। लेकिन यहाँ से जो संग्रहण होता है वो असल में अंडाणु नहीं, द्वितीयक oocyte होता है। तो इनको संग्रहण करने का काम जो है इसका होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो आता है एम्प्यूला, कीपक के बाद का चौड़ा वाला हिस्सा, ये वाला दैट इज एम्प्यूला। और इसके बाद जो है ये पतला वाला जो संकरा हिस्सा है ये होता है इस्थमस। और इन दोनों की संधि यहाँ पर, जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं आपस में, यहाँ पर निषेचन होता है। तो इसके बाद अगर बात करें गर्भाशय की, तो ये जो है केवल एक होता है, इसको बच्चादानी या वोम भी बोलते हैं। और ये जो उल्टी नाशपति के आकार का है, इस तरीके से आप देख सकते हैं उल्टी नाशपति के आकार का। और ये जो है एक है। और ये वो हिस्सा है जहां पर ऊपर का, ये जो आप देख रहे हो गर्भाशय फंडस, ये वो हिस्सा है जहां पर भ्रूण जो है गर्भाशय की भित्ति से जुड़ता है, जहां पर अंतरोपण होता है। तो ये जो है इसकी 3 परतें होती है, परिगर्भाशय, बाहरी झिल्ली में स्तर। ये जो झिल्ली में स्तर है बाहर, एक झिल्ली टाइप का कुछ होता है, ये बाहर वाला स्तर। उसके बाद है गर्भाशय पेशी स्तर। पेशी स्तर नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर पेशियां पाई जाएंगी। अगर पेशियां पाई जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है पेशियों का कोई काम भी होगा, यानी कि कुछ मूवमेंट जैसा कुछ काम होगा। तो ये जो है इसके अंदर मध्य मोटी चिकनी पेशी स्तर जो होता है, इसके पेशियां जो तीव्र संकुचन प्रसव के दौरान, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो ये जो पेशियां है ये जो है तीव्र संकुचन करती है इस तरीके से। तो वो जो है इसी मध्य पेशी स्तर में ही होता है। अब बात करें तीसरी की, तो ये है गर्भाशय अंतः स्तर, यानी कि सबसे आंतरिक स्तर। ये जो है आंतरिक ग्रंथिल स्तर होता है, यानी कि इसके अंदर जो बहुत सारी ग्रंथियां, रक्त वाहिनियां पाई जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही टूटता है। अब अगर इससे आगे और आगे देखें तो गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। और ये जो गर्भाशय है ये योनि में खुल रहा है यहाँ पर पतली ग्रीवा के द्वारा। अब ये जो ग्रीवा है ये
ये इतनी ये ग्रीवा है और इसके द्वारा जो है ये योनि में, ये योनि है, इसके अंदर जो ये खुल रहा है। तो ये जो इसके अंदर की जो ये केनाल है इसको हम बोलते हैं, ये जो ग्रीवा है पूरी, इसके अंदर की जो गुहा है, गुहा केनाल, इसको हम बोलते हैं ग्रीवा नाल। ये इतनी ग्रीवा है और इसके अंदर ग्रीवा नाल है और ये जो है आगे योनि है। अगर ग्रीवा नाल को और योनि को अगर हम जोड़ के देखें तो गर्भाशय से जो गर्भाशय, उसके बाद ग्रीवा नाल और आगे है जो योनि, तो इन दोनों को जोड़ के देखें तो इनको हम बोलते हैं जन्म नाल, यानी कि जन्म होने के लिए इन्हीं दो नाल से जो है शिशु गुजरता है गर्भाशय के बाद। तो ये जो है हमने सहायक नलिकाएं हम देख चुके। अब हम जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया देख लेते हैं, यानी कि बाह्य जननेंद्रिय। तो अब अगर बात करें एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि बाह्य जननेंद्रिय की, तो इसके जो है ऊपर यहाँ पर जो है जघन शैल पाए जाते हैं, जो कि एक वसा में उत्तक है। इसके ऊपर एक त्वचा और बाल पाए जाते हैं। और इसके नीचे अगर हम देखें तो ये पाया जाता है वृहत भगोष्ठ। वृहत भगोष्ठ ये क्या है? उत्तकों का मांसल वलन या फल वलन, यानी कि इस तरीके से उत्तक जो है बहुत सारे फोल्ड होके बना होता है। ये क्या करता है? योनि द्वार को घेरे हुए और जघन शैल के नीचे तक, ये जघन शैल के नीचे तक और योनि द्वार को घेरे हुए रहता है। इसके नीचे पाया जाता है लघु भगोष्ठ। इसका क्या काम है? ये वृहत भगोष्ठ के ठीक नीचे, वृहत भगोष्ठ के नीचे अंदर और एक जोड़ा वलन उत्तक, यानी कि ये अलग अलग पाया जाता है, एक इधर एक इधर, एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा वलन उत्तक, यानी कि फोल्डेड उत्तक होते हैं यहाँ पर। और अब इसके ये जो वृहत भगोष्ठ है, इसका जहां पर मिलान बिंदु है, यहाँ पर एक अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं भग शेप। ये जो है अत्यधिक संवेदनशील संरचना होती है। और अब हम जो कि प्लेजर के लिए उत्तरदायी है। और अगर हम बात करें योनि द्वार की, तो ये जो है यहाँ पर आधा ढका हुआ होता है। किससे? आंशिक रूप से ढका हुआ होता है योनि छद से। ये प्राय मैथुन से फट जाता है। और यहाँ पर ऊपर जो है ये मूत्र द्वार है एंड नीचे जो है ये पर योनि है। इसके नीचे यहाँ पर जो होता है एनस। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो प्राय मैथुन से फट जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा फटे। हो सकता है मैथुन के बाद भी बना रहे, ठीक है, बना रह सकता है। और हो सकता है मैथुन के बिना ही फट जाए। तेज धक्के, अचानक गिरने, टेम्पोन घुसेड़ने, टेम्पोन जब पीरियड्स के टाइम पे जो है टेम्पोन यूज में लिए जाते हैं। और घोड़े चलाने या साइकिल चलाने, खेलने, इनसे भी टूट सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कौमार्य या वर्जिनिटी का सूचक नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ये इतनी सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। और अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो थैंक यू सो मच। और मैं आपसे दावा कर सकता हूँ कि आपका इस जितना आपने पढ़ लिया इसमें आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।